मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी शब्द किसी भी विषय का या किसी भी सब विषय का जो नाम है वह उसकी परिभाषा खुद कर देता है। जैसे कि समास, ठीक है, समास किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दो पदों का मिलना, ठीक है। इसका मतलब हुआ दो पदों का मिलना, ठीक है। अब हम समास की परिभाषा अपने प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी विस्तृत रूप को संक्षेप में लिखना, विस्तृत को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। समास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जब भी किसी विषय को हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस विषय का हम ज्ञान प्राप्त आखिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इसका ज्ञान प्राप्त ये पता चल जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं तो हम उसे और बेहतर तरीके से उसके बारे में जान पाएंगे। तो समास की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आप जानते हैं संधि, जैसे आप जानते हैं अलंकार, ठीक है। इन सब की जरूरत दो तरीके से पड़ी। जैसे अलंकार को सिर्फ आभूषण की तरह यूज किया गया साहित्य में, इस समास को आभूषण की तरह भी और छोटे से छोटे रूप में लिख सकें, ठीक है। जैसे कि पहले जब तक समास नहीं आया था हिंदी साहित्य में तब तक कहते थे हम कन्यादान, कन्या के लिए दान कर दीजिए, के लिए दान कर दीजिए। और आप जानते हैं ये एक कुप्रथा है जो हमारे भारतीय समाज में चली आ रही है, कन्या के लिए दान कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका मतलब कन्या को दान कर दो। कन्या का दान कभी नहीं होता, कन्या के लिए दान होता है, ठीक है। ये आता था। अब जब लोगों ने कहा इतना बड़ा शब्द लिखना पड़ता है और थोड़ा सा लिखने में भी मजा नहीं आता है, तब समास की उत्पत्ति हुई और हमने इसे बोला कन्यादान। यानी इतना बड़ा न लिख के हमने उसे इतने में समेट दिया, ठीक है। यही कहलाया समास। और जब इसे ओपन कर देंगे, खोल देंगे इसे, तो इसे कन्या और दान दो शब्द इससे बनेंगे, ठीक है। कन्या और दान दो शब्द अलग अलग बनेंगे और वो कहलाएगा इसका समास विग्रह। क्या कहेंगे उसे? समास विग्रह। ये हो गया समास यानी जोड़ देना, और ये हो गया आपका समास विग्रह। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक उदाहरण हो गया। अब पहुंचते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो ये अलग अलग पुस्तकें अलग अलग उसके प्रकार बताती हैं, लेकिन चूंकि हमें जिस तरीके से हमें यूपी टेट और यूपी पुलिस या यूपीएसआई जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें ये सब में जब भी समास पूछ लिया जाए कि समास के प्रकार कितने हैं, ठीक है, तो हम इसे मूल प्रकार इसके चार बताएंगे। कितने बताएंगे? चार प्रकार, ठीक है। उन चारों प्रकारों को मैं यहाँ लिखता हूं। पहला प्रकार अव्ययी भाव समास, दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास, तीसरा प्रकार जिसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास, चौथा प्रकार इसका जो है वो अंतिम प्रकार है, जिसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। आज मैं आपको समास ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा समास है, क्योंकि परिभाषाएं तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसमें
इसमें पूर्व पद प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान, इसमें कोई पद प्रधान नहीं, ये हम शुरुआत से पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी परिभाषा नहीं आती है, किसी भी समास की परिभाषा पूछने को नहीं आएगी। उसमें क्या पूछा है, एक सबक शब्द दे दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस समास से बिलोंग करता है या इस शब्द में कौन सा समास होगा। तो हाँ, आगे किसी किसी किताब में दो अलग समास दे दिए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। और मेरे अनुसार या मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसके अनुसार तत्पुरुष समास के ही दो भाग हैं, जिसे एक कर्मधारय समास बोला जाता है और दूसरा समास बोला जाता है द्विगु समास। ठीक है, ये इसी के भाग हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में आप जानेंगे कि मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि समास के कुल प्रकार तो 106 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ने नहीं है, हमारी ये पीएचडी और इससे ऊपर की बात है, हमारे कॉम्पिटिशन में 4 प्रकार के होंगे और उसमें से भी 2 प्रकार ये अलग तत्पुरुष के ही भाग हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग करूंगा पहले समास से, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है? क्योंकि हम पुराने से ये चीज लिखते पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इसे फिर एक बार लिख लीजिए। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो कहेंगे शब्द में अगर पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कंडीशन क्या क्या परिस्थिति बनेगी तब वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि पहली सिचुएशन जो अव्ययी भाव की बनेगी वो सुनिए आप, या पहली कंडीशन क्या बनेगी देखिए। जब भी किसी समास में उपसर्ग लगा हो, ये पहली कंडीशन है, किसी भी समास में उपसर्ग लगा हो। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आजीवन। अब आपको ये जरूरत नहीं है कि आप ये देखें कि कौन सा पद प्रधान है, क्योंकि हमें आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमें कभी समझ नहीं आया कि प्रधान कौन सा पद है ना। हम प्रधान सिर्फ अपने गांव का समझते आए हैं आज तक, हमें शब्दों में कभी प्रधान समझ में नहीं आया है। इसीलिए आजीवन शब्द में आप बच जाइए। आज जो है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं अंत में इन सारे समासों का एग्जाम्पल अलग अलग देके बताऊंगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट में आते आते सब सारे कंफ्यूजन में दूर कर दूं। ठीक है, ये है आजीवन। आजीवन में कौन सा समास होगा आपका? अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि जो आ शब्द है ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ गई? अब इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप। मैंने कह दिया आपसे यथाशक्ति। यहां यथा क्या है? यथा उपसर्ग, शक्ति हमारा जो ये शब्द है, तो यहां भी ये उपसर्ग हुआ, तो ये भी अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है, मैं दो उदाहरण देते हुए आगे आपको पढ़ता जाऊंगा। ये पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। जब भी कभी किसी के सामने उपसर्ग लगा हो, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और बताऊंगा, वो उपसर्ग बशर्ते किसी संज्ञा की विशेषता ना बता रहा हो, है ना, वो मैं आपको कर्मधारय समास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनेगी बारंबारता हो। क्या हो? बारंबारता। बारंबारता कैसे हो? उदाहरण देखिए। मैंने कहा रातों रात, मैंने कहा भाई भाई। ठीक है, ये शब्द जो हैं, अगर रिपीटेशन में दो शब्द आ गए
तो वो क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास। समझ में आ गई दूसरी कंडीशन। अब आएगी थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन। एक लास्ट कंडीशन सिर्फ ये होगी कि कोई भी संख्यावाची शब्द पूर्व में दिया हो और उसके साथ किसी नदी या किसी समुद्र का नाम, संख्यावाची शब्द हो और कोई नदी या समुद्र का नाम दिया हो तो वो कौन सा समास कहलाएगा। कैसे, उदाहरण दो। जैसे मैंने कह दिया पंचगंगा, तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। मैंने कहा सप्त सिंधु, तो ये कौन सा समास है, अव्ययी। इसके अलावा कोई भी अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है, इसे रफ कर दूं मैं। ठीक। अब आपका दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा समास है आपका, देखिए तत्पुरुष समास सबसे इंपॉर्टेंट समास है और बहुत सरल भी है। सरल क्यों, तत्पुरुष को 6 भागों में और बांट दिया गया है। अगर बात करें तो ये कारकों के आधार पर इसे कितने प्रकार मान दिया, 6 प्रकार। कैसे, पहला मैं यही सामने लिखाता जाऊंगा आपको। पहला हो गया कर्म कारक, कर्ता से कोई समास नहीं बनेगा। ठीक है, पहला हो गया कर्म तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और अंत में अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां आते हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को। कर्ता ने कर्म को। करण का कारक चिन्ह क्या होता है, से। संप्रदान को या के लिए, तो को होता है ये के लिए के अर्थ में वो अगर। ठीक है, अपादान से, और ये किस में होता है, अलग होने के अर्थ में। ये तो आप बेहतर जानते होंगे। यहां में आना आपको कारक चिन्ह भी बता दिया और तत्पुरुष भी बता दिया। संबंध का की के, का की और के, और अंतिम रहा में और पर। अधिकरण में में और पर। ठीक है, अब पहला कर्म तत्पुरुष, मैं यहाँ उदाहरण बताता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो ये क्या कहलाएगा, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक है, मैंने कह दिया, दूसरा शब्द मैंने ले लिया गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, को दोनों में आ गया। समझ में आ गया, दो दो उदाहरण लेता जाऊंगा वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगला करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या है, उदाहरण लेता हूं। मैंने कह दिया प्रेमासिक्त, प्रेमासिक्त मतलब
से आसक्त, प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, मैंने बोल दिया रस भरा, रस से भरा, यानी कि जब भी हम इन शब्दों को खोलेंगे, इनका समास विग्रह करेंगे, तो इनमें कारक चिन्ह जरूर आ जाएगा, और जिस 6 में से जिसका भी कारक चिन्ह आ जाए वही तत्पुरुष समास ये कहलाएगा। ठीक है, अगला संप्रदान तत्पुरुष, उदाहरण इसका संप्रदान मतलब को के लिए। मैंने आपको बहुत सबसे पहले स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था, कन्यादान। कन्या के लिए दान, बात समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा मैंने कह दिया गौशाला, गायों के लिए शाला। ठीक है, बात समझ में आ गई? अपादान तत्पुरुष यानी अलग होने के अर्थ में, उदाहरण अलग होने के अर्थ में आप जैसे बोल दिया आपने रोग मुक्त, क्या बोल दिया? रोग से मुक्त। दूसरा मैंने बोल दिया नेत्रहीन, नेत्रहीन। ठीक है, अगला संबंध तत्व, जिसमें कि का की के आएंगे। जैसे कि मैंने इसका उदाहरण बोल दिया, मैंने बोल दिया देवालय, तो आप एक चीज याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये देवों का आलय, देवों के रहने का स्थान है, देवों के लिए आलय नहीं है ये। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। देवालय को कभी भी संप्रदान तत्पुरुष में मत लेना, ये संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, लेकिन ये गौशाला गायों के लिए शाला है, लेकिन ये देवों का आलय है। हाँ, जैसे आपने कह दिया राज दरबार। ठीक है, राजा का दरबार। ठीक है, अगला अधिकरण और अंतिम तत्पुरुष समास। जैसे मैंने बोल दिया गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। मैंने बोल दिया आप बीती, खुद पर बीती हुई। ठीक है, ये आपके 6 तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गए। यानी कोई भी समास जिसका हम विग्रह करें, और अगर कोई माफी चाहता हूं, तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, जो भी समास, जिस समास में विग्रह करने पर अगर उसमें बीच में, ठीक है, कोई कारक चिन्ह आ जाए, ठीक है, विग्रह करें और कोई कारक चिन्ह आ जाए, तो वो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा समास आता है। और जैसा कि इसका आप बचपन में पढ़ते आए हो कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, वो मैंने लिखाया नहीं है क्योंकि ये कभी परिभाषा नहीं आती है। तीसरा, और इसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम से ये अपनी परिभाषा दे देता है, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान। आगे बढ़ते हैं, ये तो सब जानते हैं। जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो सुनिए। जब भी कोई समास ऐसा आए जिसमें आपको ये लगे कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के या तो विपरीत हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, ये दोनों शब्द या तो एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो समास कहलाएगा आपका द्वंद्व समास। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे मैंने कह दिया दिन रात, ठीक है, मैंने कह दिया शीतोष्ण। अब शीत इसे लिख देंगे शीत और उष्ण।
यानी ये विपरीत हो गए दोनों, ये विपरीत हो गए। अब मैं कह दूं पति पत्नी, पति पत्नी तो विपरीत नहीं है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप जैसे कहते हैं दाल भात, दाल चावल, ठीक है। तो इस तरह के समास ही क्या कहलाएंगे आपके द्वंद्व, ठीक है। और द्वंद्व समास वैसे मैं आपको बता दूं बहुत आसानी से कोई भी देख लेता है, इसीलिए इसमें ज्यादा आप मेहनत ना करें। अंतिम समास आता है बहुव्रीहि समास। अंतिम तो नहीं है, उसके बाद दो समास और हैं जो पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण समास है ये, क्योंकि अगर हमें पर्यायवाची नहीं आते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये बहुव्रीहि है या ये कोई और समास है, ठीक है। बहुव्रीहि समास अब आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, न तो प्रथम पद प्रधान हो और न अंतिम पद प्रधान हो, तो प्रधान क्या होगा? इस गांव में प्रधान होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई अन्य गांव का आपके गांव से आ जाए और प्रधानी लड़ ले, इस तरह का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ना प्रथम पद प्रधान ना कोई दूसरा पद प्रधान, इसमें कोई तीसरा पद ही कैसे, मैं बताता हूं। मैंने कह दिया बहुत ज्यादा ये एग्जाम्पल बताते हैं लोग और पूछा भी जाता है। दशानन, दश आनंद का मतलब होता है 10 नहीं, 10 धन आनंद, मतलब जिसके 10 सर हों। अब 10 सर लिए ना मैं घूम रहा हूं ना आप घूम रहे हैं, 10 सर लिए कौन घूम रहा था? तो ये बताएंगे आपके रावण। तो जो शब्द दोनों हैं ये दोनों से ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अर्थ बता रहा है कि किसी तीसरे के बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना प्रथम पद प्रधान ना द्वितीय पद प्रधान, तीसरा कोई पद प्रधान हो गया, यानी दशानन हमने रावण को कह दिया। अब आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे कि मैंने कह दिया नीलकंठ, तो आप बेहतर जानते होंगे नीलकंठ किसे कहते हैं। नीला है कंठ जिसका, किसका है नीलकंठ? ये शिव जी का है, ठीक है। तो ये हो गया आपके शिव जी, तो ये बहुव्रीहि समास। मैंने कह दिया पीतांबर, मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं? विष्णु जी के। मैंने कह दिया उलूक वाहिनी, उल्लू जिसका वाहन है, और उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, ठीक है। मैंने कह दिया ऐतन्य मुरारी, ऐतन्य मुरारी, और ऐतन्य मुरारी कहते हैं कृष्ण जी को, ठीक है। मैंने कह दिया द्वारकाधीश, तो किसको कहते हैं द्वारकाधीश? कृष्ण जी को। वहां के लोगों को द्वारकाधीश नहीं कहा जाता है, द्वारकाधीश अगर किसी को कहेंगे तो कृष्ण जी को ही कहेंगे, ठीक है। जैसे अब मैंने बहुत कभी सवालों में उसमें एग्जाम में भी आया अंशुमाली, किरणों की माला जिसके ऊपर, वो किसके है? सूर्य के, ठीक है। मैंने कह दिया लंबोदर, गणेश जी को बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनके पर्यायवाची लघु पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप पहुंच जाएंगे कि ये किसे बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये आपको ये समझ में आया पूरा? सबसे कठिन बहुव्रीहि समास इसलिए बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। मैं आपको एक दूसरी सीरीज में अलग लेक्चर में ये करीब 50 नाम ऐसे लिखाऊंगा जो कि एग्जाम्स में आते हैं बहुव्रीहि समास से रिलेटेड, ठीक है। अब कर्मधारय समास के 2 प्रकार और रह गए थे, इसमें कि पहला प्रकार था
सॉरी तत्पुरुष समास के रह गए थे कर्मधारय और दूसरा आपका हो गया द्विगु। अब आप ये समझ लीजिए, पहली बार ये कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष में इसलिए रखे गए, कारण बता रहा हूं क्यों उसमें रखे गए, क्यों बाहर निकाल दिए गए। कर्मधारय इसीलिए तत्पुरुष में रखा गया क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है और ठीक इसी प्रकार द्विगु में भी उत्तर पद ही प्रधान होगा, इसीलिए तत्पुरुष के अंतर्गत रखे गए। और चूंकि ये इनको जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो ये कोई कारक चिन्ह इसमें नहीं आता है बीच में, इसलिए वहां से हटा दिए। ठीक है, अब आता है कर्मधारय। ध्यान सुनिएगा, कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसमें प्रथम पद जो होगा वो होगा आपका विशेषण और द्वितीय पद कोई संज्ञा या विशेष से कहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे? कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ले लिया नील कमल, उदाहरण नील कमल, नीला कमल है ना, नीला है जो कमल। अब कमल लाल भी होता है, कमल सफेद भी होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर नीले वाले कमल की बात कर रहे हैं। तो ये नील जो है ये विशेषता बता रहा है किसकी? कमल की। कमल यहाँ संज्ञा या विशेष हो गया और नील यहाँ विशेषण। बात समझ में आ गई? दूसरा उदाहरण मैंने कह दिया नौजवान, जवान यहाँ विशेष हो गया और नौ मीन्स होता है नया। ठीक है, यानी वो जवान जो अभी नया है, या ऐसे इसे लिख दीजिए नव युवक, यानी युवक यहाँ विशेष से है और नव इसकी विशेषता। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि इसमें अब एक चीज और, कर्मधारय में एक विशेषता और है कि जब भी इसको विग्रह किया जाए, ठीक है, तो दो चीज होंगी। पहला, या तो एक विशेषता है दूसरा विशेष्य है, या इसको विग्रह करने पर हम रूपी शब्द इसमें जोड़ सकें। जैसे मैंने कह दिया चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख। ये आप दो कंडीशन याद रखना, एक विशेषण और विशेष्य वाली, और एक जब इसे खोला जाए तो बीच में रूपी शब्द का प्रयोग करके इसका अर्थ सही सही निकल रहा हो। बात समझ में आ गई? कर्मधारय समास समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, आप कभी भी इससे कंफ्यूज मत होना कि नव या नौ ये तो उपसर्ग भी है। ये मेरी बात याद रखना, मैंने वहां भी बताया था कि जब भी कोई उपसर्ग अगर विशेषता बता दे, जब भी कोई उपसर्ग विशेषता बता दे किसी विशेष्य की, तो वो आएगा आपके कर्मधारय में। और अगर विशेषता न बताए, जैसे आजीवन, आजीवन जीवन की विशेषता नहीं बता रहा, वो जीवन भर बस कह रहा है। ठीक है, इसीलिए ये काय में आ गया आपका अव्ययी भाव समास में, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगली बात, लास्ट और अंतिम में आपका द्विगु समास। ये भी बहुत इजी है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। द्विगु समास जो है, अगर प्रथम शब्द, द्विगु समास में प्रथम शब्द कोई जो है वो संख्यावाची हो, ठीक है, तो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। अब आप कैसे पढ़ेंगे? अब आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। मैंने कह दिया, इसका उदाहरण बता देता हूं आपको। इसका उदाहरण मैंने बोल दिया तिराहा, तीन राहों का समूह। ठीक है, तीन राहों का समूह तिराहा। चौराहा, चार राहों का समूह। अब आप बात करेंगे तिराहा तो पर्टिकुलर, देखो इधर देखिए, तीन राह, तीन रास्ता, चौराहा चार, दुपट्टा दो पटों वाला, लेकिन किसी स्पेसिफिक किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने कह दिया जैसे हमने बोले चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वाले किसी देवता को, शायद ब्रह्मा जी के चार भुजाएं हैं, तो उन्हें चतुर्भुज बोला जाता है। तो जैसे ही हम चतुर्भुज बोला, ठीक है, तो कहां चला गया? बहुव्रीहि समास में, यानी कि संख्यावाची हो।
अगर मतलब यही निकल रहा है, जो शब्द को दे रखा है वही मतलब निकला है। जैसे मैंने कहा त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र अब संख्यावाची तो आ गया 3, और नेत्र नयन, लेकिन 3 नेत्रों वाला है कौन? शिव। तब ये द्विगु समास में नहीं आएगा, तब ये जाएगा बहुव्रीहि समास में। ये याद रखना आप, ठीक है। मैंने बोल दिया नवरात्रि, नवरात्रि नवरात्रों का समूह, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नवरात्र थोड़ी है। हाँ नवरात्र है, कौन सी नवरात्रि? किसी तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। तब याद रखिए, जब भी कोई संख्यावाची शब्द हो और किसी तीसरे की तरफ इशारा ना कर रहा हो तो वो कौन सा समास है? द्विगु समास। अगर संख्यावाची शब्द के पीछे समुद्र या नदी लग गया तो वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और किसी संख्यावाची शब्द के पीछे कुछ भी हो, अगर वो तीसरे की तरफ इशारा कर रहा हो तो ये बहुव्रीहि समास है। बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। अव्ययी भाव में 3 कंडीशन है, सिर्फ बारंबारता हो, उपसर्ग लगा हो, और तीसरा नदी या समुद्र का नाम हो संख्यावाची के बाद, ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कोई भी कारक चिन्ह बीच में आया हो, ठीक है। कर्ता कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान के लिए, संबंध काकी के अधिकरण में पर में से कोई भी शब्द कारक चिन्ह अगर आ गया हो समास विग्रह करते में तो वह तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब इससे आगे आप समझेंगे, तत्पुरुष हो गया। अब पहुंचे हम आगे द्वंद्व समास पे। आप द्वंद्व समास बहुत शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। दो शब्द जो आपस में एक दूसरे के या तो पूरक हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। जैसे रात दिन, ठीक है। दाल भात, ये पूरक है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, तो ये इसमें आएगा। इसके बाद आता है आपका द्वंद्व के बाद आएगा आपका बहुव्रीहि समास। वो मैं आपको बता चुका कि कोई भी कुछ भी दिया हो, दोनों पद कुछ भी हो, अगर तीसरे की तरफ इशारा कर दिया उन्होंने तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। और इसके बाद आपका कर्मधारय, प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, तो ये आपका कर्मधारय समास। याद रखिएगा, अगर कोई उपसर्ग अगर विशेषता बता रहा है किसी आगे आने वाले शब्द की तो वो कर्मधारय समास में जाएगा, ना कि अव्ययी भाव समास में। और अंतिम आपका रह गया द्विगु समास, जो कि अगर कोई संख्यावाची शब्द है और उसके बाद दूसरा पद अगर दिया है और वो इशारा इन्हीं दोनों पदों में से किसी तरफ कर रहा है तो यह द्विगु समास कहलाएगा। और अगर तीसरे की तरफ अगर इशारा कर दिया तो ये आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे जो भी पूर्व कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं वैसे सवाल उनको रखूंगा, एक सीरीज दूंगा, ऐसे ही वर्णमाला की एक सीरीज बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।